खुशबू और उसकी सास माधुरी दोनों एक जैसी सोच वाली सास बहू हैं। दोनों के विचार इतने मिलते हैं कि लोग उन्हें सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बोलते हैं। दोनों की एक आदत थी, दोनों सर्दियों में नहाने से बहुत डरती थी। दोनों सर्दियों में नहाने के नाम पर पानी को छूने तक से डरती थी। दोनों ही बहुत ही ढीठ थी। माधुरी की बड़ी बहू प्रेरणा इनसे बिल्कुल अलग थी। वो घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस का काम भी किया करती। और एक रोज की बात है, सबके काम पर जाने के बाद माधुरी अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे खुशबू बहू, आज घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोचने वाली थी कि बाहर से खाना ऑर्डर कर दूं क्या? अरे मैं भी यही बोलने वाली थी, तू हमेशा ही मेरे मन की बात कैसे बोल देती है। खुशबू दोनों के लिए बाहर से खाना मंगवा लेती है और खाकर दोनों सोने चले जाते हैं। शाम को जब खुशबू की जेठानी प्रेरणा ऑफिस से घर वापस आती है तो देखती है कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। दोनों सास बहू ने खाना खाकर सारे बर्तन ऐसे ही किचन में रख दिए थे और दोनों सो रही थी। प्रेरणा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और जाकर दोनों को जगाती है। माँ जी, आप इस वक्त क्यों सो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, बस इस ठंड में कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए सो गई। और खुशबू, तुम क्यों सो रही हो? तुम्हारी भी तबीयत खराब है क्या? नहीं भाभी, वो तो मैं बस आराम करने के लिए लेट गई, पर ठंड इतनी है ना कि बिस्तर में जाते ही नींद आ गई। और ये क्या, आप दोनों फिर से नहीं नहाई? बेटा प्रेरणा, तुझे तो पता है ना कि मेरी उम्र हो गई है। मुझे इतनी ठंड में रोज रोज नहाने से तबीयत खराब सी लगती है, बोझ लगता है नहाना। और खुशबू, तुम क्यों नहीं नहाई? भाभी, वो क्या है ना, इतनी ठंड में मुझसे भी रोज रोज नहाया नहीं जाता। पानी छूने से ही मुझे डर लगता है। कहीं मुझे ठंड लग गई और फिर मैं बीमार पड़ गई तो खामखा आपका खर्चा हो जाएगा। आप दोनों का हर सर्दियों का यही नाटक रहता है, ना नहाती हो और ना ही घर के काम करती हो। आखिर कब तक आप दोनों इसी तरह रहोगी? अच्छा ठीक है बेटा, तूने कह दिया ना, हमने सुन लिया। अब इन सब बातों को छोड़ और जब तेरा मन करे तब मेरे लिए एक कप चाय बना ले। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। प्रेरणा माधुरी की बातों से और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दोनों को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और खुशबू और माधुरी एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। उन पर प्रेरणा की बातों का कोई असर नहीं होता। खुशबू, कम से कम तू तो रोज नहा लिया करना मेरी बच्ची, तू तो घर की बहू है। कितनी डांट सुनवा रही है इस उम्र में मुझे मेरी बड़ी बहू से। माँ जी, आप इस घर की बड़ी हैं और आपसे ही तो मैंने सब कुछ सीखा है ना। इतनी ठंड में रोज रोज नहाकर मरना थोड़ी है। आप ही नहा लोगी रोज ना तो भाभी इतना गुस्सा नहीं करेंगी। मैं तो छोटी हूँ, मेरी इतनी गलती तो माफ कर ही देंगी वो। खुशबू और माधुरी प्रेरणा की बातों को नजरअंदाज कर अपने अपने कमरों में चली जाती है। प्रेरणा भी कपड़े बदलकर किचन में जाकर देखती है तो पूरे किचन में झूठे बर्तन फैले हुए थे और पूरा किचन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। पता नहीं इन सास बहू को कितनी ठंड लगती है। खुशबू, जल्दी इधर आओ। जी भाभी, तुमने आज भी घर का कोई काम नहीं किया। चलो अब जल्दी से बर्तन साफ करो, खाना बनाना है। सब ऑफिस से आते होंगे और माँ जी ने भी चाय मांगी है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे भाभी, कितना ठंडा पानी है, मैं तो मर जाऊंगी। इतने ठंडे पानी में मैं बर्तन धोऊंगी तो मैं पक्का मर जाऊंगी। हम ऐसा करते हैं ना, अब से ना डिस्पोजेबल वाले बर्तन घर में इस्तेमाल करते हैं ताकि इतनी ठंड में बर्तन ना धोने पड़े। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो खुशबू? अब अपने ही घर में कागज के पत्तलों पर खाना खिलाओगी हमें? खुशबू बहाना बनाकर अपने कमरे में वापस चली जाती है और प्रेरणा गुस्से में सारे बर्तन धोने लगती है और बर्तन धोकर अपनी सास को चाय बनाकर देने के बाद सबके लिए खाना बनाती है। माधुरी और उसके दोनों बेटे प्रेरणा और खुशबू सभी रात का खाना खाते हैं और तभी खुशबू कहती है, भाभी आप मेरे लिए गर्म पानी ला दोगी? इतनी ठंड में ठंडा पानी नहीं पी पाऊंगी। अरे खुशबू, तुमने तो ठंड का हवा बना दिया है। ठंड हम सबके लिए है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं। अरे प्रेरणा बहू, खुशबू ठीक ही तो बोल रही है। इतनी ठंड में ठंडा पानी पियेंगे तो मन ही ना जाए। थोड़ा पानी गर्म कर लाना बहू। प्रेरणा माधुरी और खुशबू की हरकतों से तंग आ गई थी। अगले दिन सुबह प्रेरणा खुशबू से कहती है, खुशबू, घर का सारा काम मैंने कर लिया है, अब बस तुम नहा लो और कपड़े मशीन में धो लेना। इतना तो कर ही लोगी ना? भाभी, इतनी ठंड में नहाने की क्या जरूरत है, और कपड़े आप ही धो दो ना,
वैसे भी आपने सारा काम तो कर ही लिया, मेरे लिए क्या ये भी छोड़ने की जरूरत थी? तो क्या रोज सारा काम मैं ही करके दूं तुम्हें? ठंड क्या सिर्फ तुम्हें लगती है? मेरा शरीर क्या लोहे का बना है? भाभी, मैं छोटी हूँ ना, आप मुझसे ठंड में काम करवाओगी? क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, तुम नहा तो लोगी ना, कम से कम नहा लेना। पता नहीं कितने दिनों से तुम नहाई नहीं हो सर्दी में। भाभी, आप पहले माँ जी को नहाने की बोलो, वो 4 दिन से नहीं नहाई। क्या? बाप रे, तुम लोगों को कितनी ठंड लगती है। माँ जी को मैं बाद में देखूंगी, पहले तुम नहाओ। खुशबू प्रेरणा की डांट खाकर नहाने जाती है और पानी को देखकर मन में बोलती है, हे भगवान, इतनी ठंड में लोग नहाते क्यों हैं? और उन्हें नहाना है तो नहाए ना, मुझे क्यों नहलाया जा रहा है? और ये भाभी तो मेरे पीछे ही पड़ गई, मुझे नहीं नहाना। खुशबू बाथरूम में सारा पानी फेंक कर, सिर्फ मुंह धोकर, पानी छिड़क कर, कपड़े बदल कर बाहर आती है और बोलती है, राम राम राम, अब तो खुश है ना भाभी आप? नहा ली मैं तो अब से रोज नहाया करूंगी, अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। खुशबू, तुम खुद को साफ सुथरा नहीं रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपना ध्यान रखो और बाकी सबका भी ध्यान तुम्हें ही रखना है। मुझे तो घर में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो सब कुछ अब तुम्हें ही तो देखना है। जी भाभी। इसी तरह खुशबू और माधुरी कई दिनों तक नहीं नहाती और प्रेरणा घर का सारा ज्यादा से ज्यादा काम करके ही ऑफिस जाया करती, ताकि उन दोनों को इस ठंड में काम ही ना करना पड़े। पर दोनों और ज्यादा आलसपन दिखाने लगती हैं। पूरा दिन बस कंबल में बैठी रहती है और ना ही नहाती है और ना ही कोई काम करती है। और ना नहाने की वजह से खुशबू और माधुरी को शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और दोनों खुजली से परेशान हो जाती है। शाम को जब प्रेरणा ऑफिस से आती है तो दोनों को खुजली से परेशान देखकर पूछती है, ये आप दोनों को क्या हो गया? अरे देखो ना प्रेरणा बहू, ये क्या हो गया, हमें बहुत खुजली हो रही है। हाँ भाभी, देखो ना कितने बुरे दिख रहे हैं हम लोग और खुजली हो रही है। प्रेरणा बिना किसी देरी के दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब, इन दोनों को एक साथ इतने बड़े बड़े दाने कैसे निकल आए? ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ गलत खाने की वजह से ये हुआ है? डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन दोनों को ये बीमारी गंदगी की वजह से हुई है। कई दिनों से ना नहाने की वजह से उन दोनों को इन्फेक्शन हो गया है और दवाई देकर उन्हें भेज देता है। और घर आकर प्रेरणा कहती है, देख लिया आप दोनों ने, ठंड के भूत ने क्या कर दिया आप दोनों के साथ। आप दोनों की बेवकूफी की वजह से आपकी ये हालत है। माफ कर दे बहू, मैं पहले नहा कर आती हूँ, फिर जितना मर्जी डांट लेना। मैं भी पहले नहा कर आती हूँ। दोनों जल्दी से नहाने जाती हैं और नहा के डॉक्टर की दी हुई दवाई लेकर आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन शाम को जब प्रेरणा ऑफिस से आती है तो उसे घर का सारा काम किया हुआ मिलता है। तब उसे समझ आता है कि उसकी सर्दियों में ना नहाने वाली सास बहू ने उनके किए का सबक अब सीख ही लिया है। प्रेरणा अगले दिन सुबह सुबह खुशबू और माधुरी से कहती है, माँ जी, मैंने सोचा है कि इतनी ठंड पड़ रही है तो आपको रोज रोज नहाने की क्या जरूरत है। अब से आपका जब मन करे तब नहाना और जो मन करे वो करना। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, हमें तो हमारे आलसपन का सबक अब पहले ही मिल चुका है। जब तक अब हम नहाएंगे नहीं तो फिर हमारा गुजारा नहीं चलेगा। हाँ भाभी, ना नहाने की वजह से मेरा सुंदर सा चेहरा किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। मैं तो अब से रोज नहाऊंगी, चाहे दिल्ली में बर्फ ही क्यों ना पड़े। चलिए, किसी भी बहाने से आपको समझ तो आया कि ठंडी हो या गर्मी, काम और समय कभी नहीं रुकता। हमें भी अपने समय का पाबंद होना चाहिए और अपनी दिनचर्या कभी नहीं बदलनी चाहिए। इस तरह ठंड में ना नहाने वाली सास बहू अब रोजाना नहाने लगती है। दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसे आलसी इंसान को जानते हैं जो सर्दियों में नहाने से कतराता है और भागता है? अगर जानते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रानी के 3 बेटे थे जिनकी शादी सोनम, चमेली और मुस्कान नाम की 3 लड़कियों के साथ हुई थी। अब रानी तीनों बहुओं की सास तो बन गई थी, लेकिन उसकी कंजूसी की आदत से उसकी तीनों बहुएं बहुत परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन रसोई में तीनों बहुएं खाना बना रही थी। तभी छोटी बहू चमेली बाकी की 2 बहुओं से कहती है, अरे दीदी, जरा देखो, लगता है चीनी खत्म हो गई है। आपने माँ जी से कहकर राशन में चीनी नहीं मंगवाई क्या? अरे मैंने तो लिस्ट में लिख कर दी थी, अब
पता नहीं क्यों नहीं आई चीनी। एक बार माँ जी से पूछो, कहीं किराने की दुकान पर भूल तो नहीं आई। ठीक है दीदी, मैं ही अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर अब चमेली अपनी सास रानी के पास जाती है और कहती है, माँ जी चीनी खत्म हो गई है, कहीं आप चीनी किराने की दुकान वाले के पास तो नहीं भूल आई? अरे नहीं नहीं बहू, मैं चीनी भूली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जानबूझकर इस बार चीनी नहीं लाई हूँ। लेकिन क्यों माँ जी, अब चाय कैसे बनेगी? अरे बहू, तुझे नहीं पता चीनी कितनी महंगी हो गई है। पूरे 80 रुपए किलो है, 80। मेरे तो सुनकर ही होश उड़ गए। ना बाबा ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। लेकिन माँ जी, चीनी के बिना चाय कैसे बनाऊं? अरे उसका भी एक रास्ता है। मुस्कान के घर से वो जो मिश्री आई थी ना, कुछ दिनों से चाय बना लो। लेकिन माँ जी, उससे चाय ज्यादा मीठी नहीं होगी? अरे इंसान को ज्यादा मीठी चाय पीनी भी नहीं चाहिए, वरना शुगर की बीमारी हो जाती है। रानी की बातें सुनकर चमेली वापस किचन में जाती है और सोनम से कहती है, दीदी अब तो माँ जी ने कंजूसी की हद ही पार कर दी है। कहती है कि चीनी महंगी हो गई है तो मिश्री से काम चला लो कुछ दिन। इन्हें 80 रुपए किलो चीनी महंगी लग रही है। अरे सोनम, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता। एक दिन मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी घर में तेल खत्म हो गया है, सब्जी छोकने के लिए तेल नहीं है, मंगवा दो। तो कहने लगी, बहू वो मंदिर में थोड़ा सा तेल रखा है, उससे सब्जी छोक ले, भगवान जी से ज्यादा अभी हमें तेल की जरूरत है। राम राम दीदी, माँ जी ने तो कंजूसी के मामले में भगवान तक को नहीं छोड़ा, फिर हम तीन बहुएं क्या चीज है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? आपको नहीं पता, मेरी एक दोस्त है, उसकी सास इतनी अच्छी है कि उसने अपनी सभी बहुओं को बनारसी साड़ी दी है। उस दिन मुझे दिखाकर बड़ा चिढ़ा रही थी। अरे मुस्कान, हमारे नसीब में कहाँ ऐसी कीमती चीजें, हमारे नसीब में तो बस ये किचन और झाड़ू पोछा लिखा हुआ है। इतना कहकर अब सभी बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह मुस्कान नाश्ता लेकर रानी के कमरे में जाती है। तभी रानी किसी से कॉल पर बातें कर रही थी। ये सुनकर मुस्कान कमरे के बाहर ही छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगती है। अरे सुमन, तुझे क्या पता मैं अपनी बहुओं से कितना प्यार करती हूँ। मैं बस उनके सामने जताती नहीं हूँ। तुझे पता है मैंने क्या सोचा है? इस बार नए साल पर मैं अपनी सबसे अच्छी बहू को अपने पुरखे वाला 9 लाख का हार दूंगी। जो भी मेरी देखभाल करेगी वही इसकी असली हकदार होगी। लेकिन ये बात मैं उन्हें ना बताऊंगी। अरे वाह, 9 लाख का हार! मुझे नहीं पता था कि कंजूस सास के अंदर एक दानी औरत भी छुपी है। अब ये 9 लाख का हार तो मेरा ही होगा। मुस्कान चुपचाप कमरे के अंदर नाश्ता लेकर जाती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो, और बड़े प्यार से रानी से कहती है, माँ जी आपके लिए चाय नाश्ता लाई हूँ। ठीक है बहू, रख दे, बाद में खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे माँ जी, मुझे पता है आजकल आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाती हैं, तो आज आप मेरे सामने पूरा नाश्ता कीजिए बस। अरे क्या बात है बहू, आज सास पर बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। ऐसी बात नहीं है माँ जी, इस घर में अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी फिक्र करता है ना, तो वो मैं ही हूँ। बड़ी चिंता है मुझे आपकी। अरे ये तो अच्छी बात है बहू। खैर आज मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। रुकिए ना माँ जी, मैं दवा देती हूँ। मेरे होते हुए कैसी फिक्र है आपको? मुस्कान की ये सेवा कमरे के बाहर खड़ी दोनों बहुएं देख रही थी। उन्हें मुस्कान का ये बदला हुआ बर्ताव हजम नहीं हो रहा था। वहीं मुस्कान से 9 लखा वाले हार की बात हजम नहीं होती, और अगले ही दिन वो अपने कमरे में अपनी दोस्त को कॉल करके ये बातें बताने लगती है। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी ये बातें बाहर खड़ी हुई वो दोनों भी सुन रही थी। अब सोनम और चमेली को भी 9 लखे वाली बात पता चल जाती है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो सोचो आजकल ये मुस्कान माँ जी की इतनी चहेती क्यों बन गई है। देखो दीदी, आप जिसके पीछे पूरा दिन मुस्कान मुस्कान करके घूमती हैं, उसने कैसे हमारी मुस्कान छीनने की कोशिश की।
हम तो उसे अपनी बहन समझ रहे थे, ये तो दुश्मन वाला काम करने निकल गई। अब अगर हमें भी वो 9 लाख का हार पाना है तो हमें भी माँ जी की चहेती बनना होगा, वरना तो ये मुस्कान ही बाजी मार जाएगी। अरे हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। एक हार है, 3 गले हैं, ये हार किसका होगा? ये हार जिसका भी हो मुस्कान का नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा या मेरा हुआ तो हम दोनों अदल बदल कर हार पहन लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है दीदी, सौदा पक्का। मुझे क्या पागल समझा है जो मैं अपना 9 लाख का हार आपके सामने साझा करूंगी? कभी नहीं, वो हार बस मेरा होगा। 9 लाख का हार, वो भी इसके साथ बांटो? बिल्कुल नहीं, वो हार तो मेरे ही गले पर जचेगा। अब 9 लाख का हार पाने के लिए रानी की तीनों बहुओं के मन में लालच था। तीनों जी जान से उसकी देखभाल करती हैं। सुबह होते ही तीनों अपनी सास की खिदमत में पहुंच जाती हैं। रात होते होते वो उसके कमरे की पहरेदारी करती है ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो। ये देखकर उनके पति खुद भी हैरान थे। अरे सोनम, कहाँ चल दी इतनी जल्दी में? टाइम तो देखो, आधी रात हो रही है। कुछ नहीं जी, बस माँ जी को देखने जा रही हूँ कि वो ठीक है या नहीं, उनको सोने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम माँ जी का काफी ज्यादा ही ख्याल रखने लगी हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, वरना आज के टाइम पे कोई बहू अपनी सास को बिना किसी लोभ लालच के पानी भी पूछती है भला? ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मैं माँ जी से शुरू से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अपनी माँ की तरह समझती हूँ। अब बहू का फर्ज है अपनी सास की देखभाल करना। मैं तो माँ के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें तुम जैसी बहू मिली है। ठीक अमित की तरह उसके बाकी 2 भाइयों को भी यही लगता है कि उनकी बीवियां अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन ये तीनों इस बात से वाकिफ नहीं थे कि इनकी पत्नियां उस हार के लालच में इस हद तक जा सकती हैं। अचानक से ये सोनम दीदी और चमेली दीदी माँ जी की इतनी फिक्र क्यों करने लगी? लगता है उन्हें भी 9 लाख का हार के बारे में पता चल गया। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा ताकि ये दोनों माँ जी की नजरों में बुरी बन जाए और वो हार मेरा हो जाए। इतना कहकर अब मुस्कान सोनम की बनाई गई खीर में बहुत सारा नमक और चमेली की बनाई गई सब्जी में बहुत सारी चीनी डाल देती है। जब ये खाना रानी खाती है तो कहती है, अरे राम रे राम, थू थू थू, सोनम बहू ये क्या खीर बनाई है तुमने? लगता है खीर में चीनी नहीं, जहर के लिए नमक भर दिया है। लेकिन माँ जी, मैंने तो चीनी ही डाली थी, फिर कैसे? हो ना हो, जरूर ये इन दोनों में से किसी का काम है, इन्हें तो मैं देख लूंगी। हाय राम रे राम, चमेली बहू ये क्या किया है तूने? ऐसा लगता है पूरे शहद का डब्बा तूने इस सब्जी में ही डाल दिया है। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? नहीं माँ जी, मैंने तो खुद स्वाद चखा था, जरूर ये इन दोनों की करतूत है। माँ जी, आप इन दोनों को छोड़िए और ये खाकर देखिए, मैंने खुद बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है। चलो अब तेरी भी करामात देखूं, तूने क्या निहाल किया है। हाँ, ये हुई ना बात, अब मिला है कुछ ढंग का स्वाद। माँ जी, आपको खाना पसंद आया ना? अब आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। इनाम? कैसा इनाम बहू? किस इनाम की बात कर रही है? माँ जी, वही 9 लाख का हार जो आप अपनी सबसे अच्छी बहू को देने वाली हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने इसीलिए किया ताकि ये 9 लाख का हार तुम पा सको, इसीलिए हमारा खाना खराब करके तुमने नंबर बना लिए। मुस्कान, ये तुमने अच्छा नहीं किया, और वैसे भी इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ, तो माँ जी को वो 9 लाख का हार मुझे देना चाहिए। किसने कहा कि बड़ी बहू को हुई पुरखों की चीजें मिलती हैं? मैंने पूरे महीने माँ जी की पूरे मन से सेवा की है, हार तो मेरा ही हुआ। इस बात पर अभी तीनों बहुओं में आपस में बहस होने लगती है। तीनों ही एक दूसरे की पोल पट्टी खोलना शुरू करती हैं और बुरा भला कहने लगती हैं। तभी रानी कहती है, अरे ये तुम तीनों किस बारे में बात कर रही हो? अरे कौन सा 9 लाख का हार? माँ जी, वही 9 लाख का हार जो आप अपनी सबसे अच्छी बहू को देने वाली थी, जिसके बारे में आप कॉल पर कह रही थी। अच्छा वो अरे वो तो मेरी एक दोस्त मुझे चिढ़ा रही थी
ये कहकर कि उसने अपनी बहू को ये दिया है वो दिया है, तो एक दो झूठी बातें मैंने भी कर दी और तुमने उसे सच मान लिया। अरे मेरे तो पुरखों ने भी 9 लाख का हार नहीं देखा, फिर मैं तुम्हें कहां से दूं? लो, हो गया सत्यानाश, लो, हो गया सत्यानाश। तीनों बहुएं अपने अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रानी उनकी बेवकूफी पर हंसती है और कहती है, खैर इस नकली 9 लाख के हार की वजह से आज मुझे अपनी तीनों बेवकूफ बहुओं की असलियत तो पता चल गई कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है और किसी चीज को पाने के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं। अब तुम्हें 9 लाख का हार तो क्या, मैं सिल्वर का हार भी नहीं दूंगी। ये कहकर रानी वहां से चली जाती है और उसकी तीनों बहुएं अपनी नादानी पर हंसती हैं और एक दूसरे को खूब कोसती हैं।